नाउ विल टॉक अबाउट रोल्स लॉ। रोल्स लॉ की बात करते हैं। रोल्स लॉ क्या है? देखो रोल्स लॉ ना ऐसे डेफिनेशंस वगैरह में तो ऐसे लिखा है, पीछे बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको रोल्स लॉ सीधी सी बात बताऊं, देखो हेनरी और रोल्ट में क्या फर्क है। हेनरी और रोल्ट में ये फर्क है कि हेनरी में आप लोग क्या करते हो, गैस लेते हो जिसको घोलने की कोशिश करते हो लिक्विड के अंदर, समझ में आ गया, और वो लिक्विड नॉन वोलेटाइल होता है। रोल्ट लॉ में क्या होता है, मैं स्पेसिफिकली समझाऊं तो रोल्ट लॉ स्पेशली डिफाइन होता है वोलेटाइल लिक्विड। जो लिक्विड वोलेटाइल है, पक्का क्या होगा जरा समझो, ये तो भाषा लिखी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई लिक्विड वोलेटाइल है, इसको भूल जाओ, रट्टा कोई काम का नहीं है। जरा समझो, अगर कोई वोलेटाइल लिक्विड मैंने इसके अंदर डाला, ये लिक्विड वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जैसे कि पेट्रोल मान लो आप, तो पक्का ये लिक्विड फॉर्म में तो होगा ही, साथ ही साथ क्योंकि ये वोलेटाइल है तो ये गैसियस फॉर्म में भी होगा। यस, तो रोल्ट लॉ एक्चुअली इन्हीं के ऊपर डिफाइंड है। ये खुद ही गैस फॉर्म में भी है और ये खुद ही लिक्विड फॉर्म में भी है, समझ में आ गया। तो स्पेसिफिकली रोल्ट लॉ डिफाइन होता है वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए। एक वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है, जो कि प्योर स्टेट में है, अगर उसके अंदर दूसरा वोलेटाइल लिक्विड डाल दिया जाए तो टोटल प्रेशर कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, या फिर एक हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड है सॉल्वेंट, उसके अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, ठीक है, इन दैट केस टोटल प्रेशर कितना होगा, समझ रहे हो, उसको आरएलवीपी बोलते हैं। तो ये मतलब है इसका। तो यहां पर रोल्ट लॉ स्पेसिफिकली वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए डिफाइंड है और ये बहुत ही क्लासी चीज है, समझ में आया। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलो यहां पर डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इसका तो मुझे कभी मजा नहीं आता है, मैं आपको समझाऊंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर मुझसे कोई पूछे कि मान लो तुम्हारे पास एक वोलेटाइल लिक्विड है जिसका नाम है ए, और जब ये अकेला था तो इसकी गैस ने जो प्रेशर बनाया था, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में भी होगा गैस फॉर्म में होगा, तो अकेला जब है तो इसकी गैस ने जो प्रेशर बनाया उसको पीए नोट बोल देंगे। एक दूसरा भी लिक्विड है तुम्हारे पास, वो भी वोलेटाइल है और ये भी गैस फॉर्म में होगा, इसकी गैस ने जो प्रेशर बनाया उसको पीबी नोट बोल देंगे, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इनको मिक्स कर दूं, तो रोल्ट लॉ दो तरह से डिफाइन होता है। अगर मान लो मैं इनको मिक्स कर दूं तो नया लिक्विड बनेगा, तो नए लिक्विड का प्रेशर पीटी क्या होगा, दैट इज ऑब्वियसली आपने ए को भी मिक्स कर दिया, बी को भी मिक्स कर दिया, तो ए वोलेटाइल फॉर्म में है, बी भी वोलेटाइल फॉर्म में है, समझ में आ गया। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, दैट इज पी ए प्लस बीबी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। टोटल प्रेशर मतलब कैसे निकालते हो टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर निकाला जाता है दोनों के पार्शियल प्रेशर को सम कर दो, जो प्रेजेंट है उनके प्रेशर को अगर सम कर देंगे तो टोटल प्रेशर मिल जाएगा। पीए की वैल्यू कैसे लिखी जाती है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पीए, अब ये हेनरी लॉ में भी आप पढ़ के आए हो, हेनरी लॉ में क्या था, P इज इक्वल टू एक्स के इंटू एक्स, याद है, K इज हेनरी कांस्टेंट। अब ये तो रोल्ट लॉ है, यहां पे क्या चीज कांस्टेंट है, अगर ये प्योर सॉल्वेंट है तो इसका जो ये प्रेशर दे रखा है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, समझ में आ गया, स्पेसिफिक वैल्यू है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है, उसके अंदर कुछ चीज मिक्स नहीं है, तो आप उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो PA इज इक्वल टू क्या हुआ, PA नॉट और साथ में क्या लोगे, XA। XA तो यूनिवर्सल है जो कि हेनरी ने भी यूज किया था, हेनरी भी तो यही कहता था कि टोटल जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब KH की जगह आपने एक कांस्टेंट चीज ली है, वो क्या लिया आपने, इस A का इंडिविजुअली जब वो था तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना था, तो उसका प्रेशर कितना था प्योर फॉर्म में, वो ले लिया। इसी तरह से अगर आपको कोई पूछे कि PB की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज PB नॉट इनटू XB, दैट्स वेरी सिंपल, अब उसको उठा के उसके अंदर रख दो। और एक और बात है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है XA प्लस SB किसके बराबर होता है, 1 के। ये आपका रोल्ट का पहला लॉ है, मतलब जब आप दो वोलेटाइल लिक्विड्स मिक्स कर दो तो टोटल प्रेशर क्या निकल के आएगा, एंड दैट इज PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, वैल्यू रख दो उनकी। सो फाइनली टोटल प्रेशर क्या निकल के आएगा, दैट इज PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, ये है आपके पास। इसी को रोल्ट का पहला नियम कहते हैं, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रोल्ट, समझ में आ गया। हाँ बेटा स्पर्श ऐसे नहीं आएगा बेटा, जिंदगी निकल गई हमें 10-10 लेक्चर करने में, इतना आसान थोड़ी ही है। तो चलो एक बार फिर से देखना, दैट्स वेरी इजी, वो दोबारा देख लेना, एंड दैट्स वेरी इजी, ठीक है। यहां पर सिर्फ मैंने जैसे हेनरी में यूज किया था वैसे ही रोल्ट में यूज किया है, सिर्फ KH की जगह PA नोट लिखा है, क्योंकि PA नोट यहां पर कांस्टेंट है फॉर द लिक्विड A,
प्योर फॉर्म में इतना प्रेशर बनाता है, पी प्योर फॉर्म में इतना प्रेशर बनाती है। एंड दिस इज व्हाट रोल्ट का पहला नियम। और अगर XA प्लस XB 1 है और XA की वैल्यू रख दूं 1 माइनस XB उठा के इसके अंदर रख दूं तो तुम्हारे पास रोल्ट लॉ आ जाएगा। ये तुम्हारा पहला नियम है। सो रोल्ट का एक दूसरा लॉ भी है, वो क्या है जरा ध्यान से समझो। मान लो कि आपके पास एक वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है, और वोलेटाइल है तो वो क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में भी होगा और गैस फॉर्म में भी होगा। अभी तो ये A है, समझ में आ गया, अकेला A और कुछ भी नहीं है। तो ये क्या कर रहा था, यहां पर गैसेस फॉर्म में भी था और गैसेस फॉर्म की वजह से कुछ प्रेशर बना रहा था, मान लेते हैं अपन PA0। ये जब प्योर था तो PA0 प्रेशर बना रहा था। अब अचानक से आपने क्या किया, उसके अंदर आप लोगों ने, ध्यान से सुनो, उसी लिक्विड में आप लोगों ने ऊपर से क्या डाल दिया है, सॉल्वेंट, एक सोल्यूट डाल दिया है, सॉरी। जब आपने ऊपर से एक सोल्यूट डाला और वो भी नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब है, जो कि उड़ नहीं सकता, इनको आप हवा में खोल दोगे तो उड़ेगा नहीं, जैसे कि चीनी हवा में खोलने पर उड़ती है क्या, नहीं। तो आप शुगर डाल दो, नमक डाल दो, तो आपने जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो आप जरा दिमाग लगाओ, पहले तो जब ये अकेला था तो सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ किसके मॉलिक्यूल्स थे, सॉल्वेंट के। अब आपने उसके अंदर क्या किया है, अब आपने उसके अंदर सोल्यूट भी डाल दिया है, तो अब सरफेस पर किसके मॉलिक्यूल आ गए हैं, सोल्यूट के भी तो आ गए हैं। इसका मतलब सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की क्वांटिटी घट गई, तो फिर ऊपर जाने वालों की क्वांटिटी भी तो घटेगी, क्योंकि ये तो नॉन वोलेटाइल है, यही वोलेटाइल है। तो इसका मतलब अब जो पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा PA, और ये जो PA प्रेशर है ऑब्वियसली वो किससे कम होगा, PA0 से तो कम ही होगा। समझ में आ रहा है। पहले इस यहां पर अगर आप देखोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट था और कुछ था ही नहीं। समझ में आ रहा है। तो सॉल्वेंट आसानी से जा पा रहा था क्योंकि सारे के सारे सॉल्वेंट ही है, तो ऊपर जाना नीचे आना लगा हुआ था, तो उस टाइम पे प्रेशर PA0 था। लेकिन जैसे ही आपने ऊपर से सोल्यूट डाल दिया तो सरफेस कवर कर ली सोल्यूट ने, सो इन दैट केस क्या हुआ, प्रेशर आपका घट गया, तो PA0 की वैल्यू PA से ज्यादा है। अब ये जो घटा है इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP इसी कहा जाता है। कैसे, कितना घटा, रिलेटिव लोवरिंग कितनी आई, तो वो पहले था PA0, बाद में हो गया PA, पहले कितना था PA0। आप कंपैरिजन कर रहे हो, प्योर फॉर्म के प्रेशर से कंपैरिजन कर रहे हो, पहले 100 था फिर 90 हो गया, उसी को 100 से डिवाइड कर दे। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रेशनल। आपको पहले वाले से कंपैरिजन करना है, पहले कितना था और कितना कमी आई, इसी को रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। और ये किसके बराबर होता है, जरा सोचो, इसी को RLVP कहते हैं। और किसके बराबर होता है, जितना आपने ऊपर से सोल्यूट डाला है। तो सोल्यूट, मान लो कि सोल्यूट को मैं B बोल दूं, ठीक है, और सॉल्वेंट को A बोल दूं, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, X ऑफ B, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो RLVP XB के बराबर होता है। इसी को रोल्ट का द्वितीय नियम कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ रोल्ट कहते हैं, RLVP। और ये RLVP एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है, CP भी है। समझ में आया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया। तो ये रोल्ट के दो नियम है। और अब देखें यहां पर द्वितीय नियम कितना प्यारा है, हिंदी शब्द देखो, रोल्ट का द्वितीय नियम, द सेकेंड लॉ ऑफ रोल्ट, RLVP, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। सो बस इसी को बोलते हैं RLVP। अगर आप ध्यान से देखोगे तो RLVP यही है। आपने पहले प्रेशर प्योर का P1 नॉट मान लिया, प्रेशर कंपोनेंट 2 का P2 नॉट मान लिया। अब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो आपको जो P1 है वो X1 के बराबर होगा। ये रोल्ट का पहला नियम चल रहा है। सो P1 नॉट इंटू X, मैंने PA लिया था, इसने P1 लिखा, खत्म हो गई। इसी तरह से P1 नहीं है, वो P2 है, P2 X2 के बराबर होगा, तो P2 नॉट इंटू X2 होगा। समझ में आ गया। दोनों प्रेशर को जोड़ दोगे तो आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। इसी को रोल्ट लॉ का पहला नियम बोलते हैं, वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो ठीक है, डॉल्टन लॉ भी अप्लाई कर सकते हो आप। डॉल्टन लॉ के हिसाब से भी क्या है, टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर की समेशन के बराबर होता है, मैंने आपको बताया था। तो X1 P1 नॉट, X2 P2 नॉट, इसी को बोलते हैं टोटल प्रेशर। ये पहला नियम है रोल्ट का, समझ में आ गया। और दूसरा नियम RLVP के फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हम आगे पढ़ेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले तो हम रोल्ट लॉ का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रोल्ट लॉ का जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास है ना, यहां पर टोटल 3 इक्वेशंस हैं। पहली तो हमने निकाला कौन सा, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1।
दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास P2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट X2, और तीसरी इक्वेशन आप पढ़ के आए थे टोटल प्रेशर, वो किसके बराबर होगा, P1 प्लस P2। आ गया समझ में? उन दोनों को जोड़ के रख दो, और x1 और x2 क्या होते हैं बेसिकली, x1 प्लस x2 किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये तीन इक्वेशन के हिसाब से जो ग्राफ बनता है रोट लो का, देखो पहली जो दो लाइंस हैं, ये जो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, ये तो क्या है, y इक्वल्स टू mx, ये ऐसी लाइंस है जो कि ओरिजिन से निकलती हैं, जबकि ये क्या है, टोटल ऐसी लाइन है जो कि ओरिजिन से नहीं निकलेगी, इन दोनों के समेशन के बराबर है, तो आप रख के देख लो मालूम पड़ जाएगा। तो यहां पर तीन लाइन की इक्वेशन बनानी है, तीन लाइन को रिप्रेजेंट करना है यहां पर। तो कैसे है, दो लाइन तो आपकी ओरिजिन से निकलती है, एक ओरिजिन ये रहा, एक ओरिजिन ये रहा, आ गया समझ में, दो ओरिजिन है आपके पास, तो तीनों लाइन को इसी ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो यहां पर है ना x यानी कि मोल फ्रैक्शन इस तरह से इस तरफ से वेरी करते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी। अगर ओरिजिन ये है तो यहां से यहां तक, और अगर ओरिजिन इसको माना है तो यहां से यहां तक, और यहां पर क्या लिख रहे हो, पार्शियल प्रेशर। आप अलग अलग तरह से ग्राफ बना सकते हो, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, समझ? ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास लाइन 1 का ग्राफ बनाना है, मैं बोलता हूं ये x1 है, x1 की वैल्यू यहां 0 है, और यहां पर x1 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ग्राफ कैसा बनेगा जरा देखो, x1 की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, तो ग्राफ उसका कुछ होगा यूं, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इसी तरह से मैं बोलूँ सेकंड लाइन का ग्राफ बनाना है, अब मान लो यहां पर x2 की वैल्यू क्या है, 0, और यहां से यहां तक बढ़ती है x2 की वैल्यू 1, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। समझ में आ गया? और इन दोनों ग्राफ के समेशन को क्या बोलते हैं बेसिकली, टोटल प्रेशर पीटी का ग्राफ ये होता है। ये आपके रोल्ट लो का ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइंस हैं यहां से लेके यहां तक, यहां से। अब ये ऐसा ग्राफ है, इसको कौन फॉलो करता है, आइडियल सॉल्यूशन इसे फॉलो करते हैं। लेकिन अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल हुआ, तो नॉन आइडियल हुआ अगर सॉल्यूशन, तो या तो वो इस ग्राफ को फॉलो करते हुए नहीं करते हुए ऊपर से निकल जाएंगे, या फिर इस ग्राफ को फॉलो नहीं करते हुए नीचे से जाएंगे, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। समझ में आया? इन्हीं को क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिवली डेविएटेड भी हो सकते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिवली डेविएटेड भी हो सकते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, जो रोल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते, या तो उनके ग्राफ ऊपर से निकलते हैं या उनके ग्राफ नीचे से निकलते हैं। समझ में आया? या उनकी वेपर ज्यादा बनती है या उनकी वेपर कम बनती है, या वो पॉजिटिवली डेविएटेड होते हैं या फिर वो नेगेटिवली डेविएटेड होते हैं। समझ में आया? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो यहां पर आपको मैं बता दिया है रोल्ट लॉ। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं, यहां पर देखो ये ग्राफ बना हुआ, आइडियल सॉल्यूशन जो रोल्ट लॉ के ग्राफ को स्पेसिफिकली स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है। लेकिन और यहां पर क्या होता है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रहा है, आइडियल ग्राफ है, तो मतलब क्या है उसका, मतलब यह है कि जब आपने ए और बी को मिक्स किया था, तो ए और बी का जो इंटरेक्शन है वो ए के इंटरेक्शन और बी के इंटरेक्शन के जैसा ही है। समझ में आ गया? तो ये इनकी खास बात है। लेकिन पॉजिटिवली डेविएटेड का क्या मतलब है, और एक और बात यहां पर लिखा हुआ, उनके लिए डेल्टा एच का वैल्यू भी 0 होता है और डेल्टा वी का वैल्यू भी 0 होता है। टोटल चेंज इन एंथैल्पी भी 0 होगी, टोटल चेंज इन वॉल्यूम भी 0 होगा। समझ में आया? जैसे एग्जांपल के तौर पे बेंजीन को जब आप टोल्यूइन में मिक्स करते हो, या फिर एन हेक्सेन को एन हेप्टेन में मिक्स करते हो, तो ये एक जैसे दिखते हैं। देखो बेंजीन, टोल्यूइन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ये आइडियल सॉल्यूशन होता है। सो विल टॉक अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले पॉजिटिवली डेविएटेड, जो ग्राफ ऊपर से जा रहे हैं, देखो ऊपर से जा रहे हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो पॉजिटिवली डेविएटेड ग्राफ्स हैं। इज दिस क्लियर? यहां पर क्या खास बात है, वेपर ज्यादा बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी में जो इंटरेक्शन है वो काफी वीक है एज कंपेयर टू ए एंड बी, क्योंकि वेपर ज्यादा बन रही है। दे हेट ईच अदर, तो ही तो वेपर ज्यादा बनेगी। समझ में आया? यहां पर मजे की बात है, क्योंकि पॉजिटिवली डेविएटेड है तो डेल्टा एच की वैल्यू भी 0 से ज्यादा है और डेल्टा वी की वैल्यू भी 0 से ज्यादा है, मतलब चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन वॉल्यूम 0 से ज्यादा ही है। फाइनली एग्जांपल के तौर पे दे हेट ईच अदर। एसीटोन कभी भी प्यार नहीं करता इथेनॉल, एसीटोन इथेनॉल में नहीं घुलेगा, एसीटोन CS2 में नहीं घुलेगा, वाटर मिथेनॉल में नहीं घुलता है। तो ये दीज आर दी एग्जांपल्स वेयर यू कैन फाइंड आउट दीज आर पॉजिटिवली डेविएटेड। समझ में आ गया? सो विल टॉक अबाउट नेगेटिवली डेविएटेड। नेगेटिव का मतलब वेपर कम बनेगी, नीचे की तरफ होंगे उनके ग्राफ। समझ में आ गया? रोल्ड से नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, वेपर कम बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ, AB का जो इंटरेक्शन है वो AA और BB से ज्यादा है, तभी तो कम बन रही। अगर वेपर कम बन रही है इसका मतलब प्यार ज्यादा है, मतलब वेपर कम बनेगी अगर आप हीट दोगे तो। समझ में आया? और उनके डेल्टा एच का वैल्यू लेस देन 0 होगा, नेगेटिवली डेविएटेड है, डेल्टा बी का वैल्यू भी लेस देन 0 होगा, नेगेटिवली डेविएटेड है। और एग्जांपल के तौर पे एसीटोन एनिलीन, दे लव ईच अदर, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, दे लव ईच अदर।
CH3OH एंड CH3COOH, दे लव ईच अदर। सो ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, आसानी से घुल जाते हैं, दे हेट ईच अदर, नहीं घुलते, और ये आइडियल सॉल्यूशन है। समझ में आ गया, जो ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है।